Good morning, dear students. And today we are going to discuss the next periodic property, which is electron gain enthalpy. So let's start. The first question that comes in our mind is, what do you mean by electron gain enthalpy? As we already know that enthalpy is the energy, and then what will be the Then first question is, what do you mean by electron gain enthalpy? Then electron gain enthalpy means it is the enthalpy means the energy required or released when the electron is gained by an atom. So आपके पास ये एक atom है, here is the nucleus and electron is revolving around it. Now electrons these are revolving around the nucleus in the atom. But suppose one electron from outside is going to enter inside the atom. ठीक है, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एंटर करेगा देन उस टाइम क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगा. यहाँ तो एनर्जी रिलीज़ हो सकती है, यहाँ एब्जॉर्ब हो सकती है. अब आपको क्या लगता है, देखिए बेटा सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. और अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करेगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्शन के कारण हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है. एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मैंने पहले ही बताया था, आइसोलेटेड क्या होता है, जिसका एनवायरनमेंट के साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं है, हम एक इंडिविजुअल एटम डिस्कस कर रहे हैं. सो द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन. और क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, ऑलवेज रिलीज़ ही होती है, कुछ केसेस आएंगे एक्सेप्शनल, वो हम डिस्कस करेंगे. तो एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर द टर्म नेगेटिव, क्योंकि रिलीज्ड एनर्जी को हम हमेशा नेगेटिव लिखते हैं. ठीक है जी, ओके. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो हियर आर द फैक्टर्स. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, हमने ये सारे फैक्टर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिस्कस करे थे, तो डेफिनेटली आप वैसे ही डिस्कस कर सकते हो. सबसे पहला क्या है बेटा, एटॉमिक साइज़. अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक एटम है जिसका साइज़ लार्ज है, एक एटम है जिसका साइज़ स्मॉल है. यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस रहा दोनों में. अब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो एंटर करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में एंटर करना चाहता है. अब आपको क्या लगता है, कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाएगा, एन एटम विथ स्मॉल साइज़ और एन एटम विथ लार्जर साइज़, कौन करवाएगा. तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन ने अंदर एंटर कैसे होना है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस से कितना सारा डिस्टेंस है, और यहाँ पे तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास में बढ़ रहा है. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना उतना ही ईजी हो जाएगा. सो स्मॉलर द साइज, लार्जर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना ईजिली एंटर होगा, एंड द रिलीज्ड एनर्जी विल बी मोर नेगेटिव, बड़ी सारी नेगेटिव में आएगी. ठीक है, ओके जी. तो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे यहाँ पे सेकंड फैक्टर. सो सेकंड फैक्टर हियर इज़ न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज का आपके पास क्या हो सकता है सिचुएशन, मान लो तो एटम्स हैं जिनका साइज़ सेम है. अब साइज़ का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. ठीक है, एक यहाँ पे मैंने बेटा कंसिडर करा है Mg2 पॉजिटिव, और एक मैंने लिया है O2 नेगेटिव. दोनों का साइज़ आपके पास सेम तो नहीं होगा, ठीक है, दोनों का साइज़ अलग है. चलो हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि दोनों में वेरिएबल है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे बात करी है. अब दोनों के केस में देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, लेकिन आपको पता है दोनों के न्यूक्लियस सेम थोड़ी हैं. जो मैग्नीशियम है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, देयर आर 12 प्रोटॉन्स. लेकिन जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर ओनली 8 प्रोटॉन्स, है ना. तो कौन ईजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसके पास सेंटर में ज़्यादा प्रोटॉन्स है, मींस उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग.
तो डेफिनेटली वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये नहीं करेगा ईजिली, है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास कि हायर द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जितने ज़्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली एंटर कर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत हायर आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया फैक्टर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, विच इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट का रोल आपको पता ही है कहाँ पे प्ले होगा, जहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, है ना। अब हम केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम लेके चल रहे हैं बेटा लिथियम। लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, सेकेंड शेल में, ये रहा। और अगर हम बात करें बच्चे सोडियम की, तो सोडियम का आपको पता है ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, और थर्ड शेल में जाके उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोनों के केस में जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है लिथियम के केस में, है ना। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, अब देखो एक यहाँ पे सेकेंड शेल के ओनली फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड शेल और फर्स्ट शेल दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक कंप्लीट पहुँचने नहीं देंगे। इसका मतलब आप क्या करोगे, दैट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़, आप शील्डिंग इफेक्ट देखोगे कि दोनों केस में कितना आएगा। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर हम देखें बच्चे, मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा शील्डिंग इफेक्ट, वो लिथियम के केस में कम आएगा, लेकिन सोडियम के केस में शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट, एंड आपके पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी काफ़ी कम आएगी। लेकिन अगर किसी का शील्डिंग इफेक्ट कम है लाइक लिथियम, तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक बड़ा इजीली पहुंच रहा है। ठीक है, तो वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजीली क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, एक और सिंपल सी आपको बात बताऊं, शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या कर सकता है। अब देखो ये रहा एटम सोडियम, सोडियम के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से हम एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं। तो न्यूक्लियस नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये जो बीच वाले आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये वाले, ये क्या करते हैं, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगी, तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो मोर द शील्डिंग इफेक्ट लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम नेक्स्ट फैक्टर करते हैं डिस्कस, इट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी बहुत रोल है ना। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होती है जैसे नाइट्रोजन की, या फिर जिनकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होती है जैसे कि नोबल गैसेस की, इन दोनों के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये ईजिली गेन नहीं करते हैं। क्यों नहीं गेन करते हैं, बिकॉज इनकी स्टेबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो हर कोई स्टेबल रहना चाहता है, दैट्स वाई ये दोनों जो आपके पास, एक नोबल गैसेस क्योंकि इनकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, और एक आपके एक नाइट्रोजन फैमिली जिसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, और एक नोबल गैसेस जिनकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन नहीं करेंगे। सो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। अब जैसे सपोज़ मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ कि बेटा एक मेरे पास नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों में से कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्योंकि हाफ फिल्ड है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2p3, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2p4। अगर नाइट्रोजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसे पता है मेरी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन चली जानी है और मैंने क्या हो जाना है, अनस्टेबल। तो वो अनस्टेबल होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन नहीं करेगा, और ऑक्सीजन ईजिली गेन कर लेगा क्योंकि उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा अगर किसी की स्टेबल है, किसी की हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डिफ़िकल्ट फील करता है गेन करने में और लूज़ करने में भी। ठीक है, होप आपको फैक्टर सारे क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है वेरिएशन। तो हम हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी की
वेरिएशन ज़रूर डिस्कस करते हैं, है ना, अलॉन्ग द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप कैसे वेरी कर रहा है। तो बेटा देखो, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अलॉन्ग द पीरियड मूव करेंगे, तो आपको पता है जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज़ कॉन्टीन्यूसली क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो साइज़ अगर डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ईजी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आएगी आपके पास, मोर नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। सो एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, राइट। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, अब इसका थोड़ा आप डिस्कस करो। फर्स्ट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज़ मोर नेगेटिव। हैलोजेंस आपको पता ना कौन से होते हैं, ग्रुप 17 जो है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इनके केस में बताइए, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव, मतलब एक पीरियड में अगर हम मूव करते हैं ना, तो सारे पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो हैलोजन वाला पीरियड है, हैलोजन्स हर पीरियड के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न इज़ बेसिकली, एक तो देखो बेटा ये पीरियड में सबसे एंड में आते हैं तो इनका साइज़ भी क्या है, स्मॉल है ना, ये फैक्टर तो है ही। दूसरा फैक्टर क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन की कितनी है, क्या बताओगे, फ्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सबसे लास्ट में वैलेंस शेल में 2s2 2p5। अगर मैं आपसे क्लोरीन की पूछूं, क्लोरीन की कितनी आ जाएगी, 3s2 3p5। अगर ब्रोमीन की बात करें, उसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 4p5। तो आपको पता है कि सबके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, सबके पास 7 है। और आपको पता है अगर इनको एक भी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इन लोगों ने नोबल गैसेस जितना स्टेबल हो जाना है। तो ये डेफिनेटली क्या ट्राई करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ट्राई करते हैं। तो दैट्स वाई ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दे हैव ओनली डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इफ दे गेट दिस 1 इलेक्ट्रॉन they will get more stable, they will get stable just like the noble gases। तो हर कोई स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहता है, तो हैलोजेंस फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज मोर नेगेटिव। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो बेटा मैंने हमेशा नॉमिनल्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही पिक कर रहे होते हैं, तो आपने इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। नाउ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज इज पॉजिटिव। अच्छा, अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। बाय, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई भी एटम तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन नोबल गैसेज का एक्सेप्शनल केस है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब समझते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर हमें किसी नोबल गैस में एंटर करवाना है तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होनी, उल्टा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़नी है। वी आर टू सप्लाई द इलेक्ट्रॉन, वी आर टू सप्लाई द एनर्जी, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करने वाला है। अब ऐसा क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न सिंपल सा है बेटा, नोबल गैसेज दे आर वेरी वेरी स्टेबल, है ना। जो आपकी नोबल गैसेज होती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हमेशा NS2, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास, फुली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, फुली फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, किसी और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना प्रेफर ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती करके एंटर करवाना ही चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से एनर्जी सप्लाई करके, है ना, फिर जाके इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकता है। सो दैट्स वाई इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर? नोबल केसेस का तो हर एक में एक्सेप्शनल केस आना ही आना है, राइट। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल केस है, देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, बेरिलियम इज़ ऑलमोस्ट 0। अच्छा, ना इनकी पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यानी कि 0 के नियर बाय है। सो वाई दिस इज सो? जब भी कोई ऐसा एनोमलस क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले अपना दिमाग कहाँ पे लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे। चेक करके देखें,
अब चलो देख लेते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2, है ना। और अगर हम बात करें बेटा मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इलेक्ट्रॉन गेन करना है दोनों ने। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेंगे। इसका 3s सबशेल फुली फिल्ड है, 3s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि स्टेबल है। 2s भी क्या है, स्टेबल है। दैट मीन्स ये ऑलरेडी स्टेबल है, इनका जो s सबशेल है वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में नहीं जाती है, मतलब ठीक ठीक रहता है कि ना बहुत ज़्यादा इनको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की और ना बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, अगर ये मान लो बिल्कुल एंटर करवाना ही ना चाहते हो, फिर जाके कहीं पॉजिटिव आएगी, लेकिन इनकी पॉजिटिव नहीं ना आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी है, लेकिन नोबल गैसेज इतनी नहीं है, इतने भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि मतलब जिद पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना। ठीक है, नोबल गैसेज बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन इनकी भी स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कुछ खास एनर्जी रिलीज़ नहीं करने वाले हैं, सो ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगी। ठीक है, होप क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे साथ साथ में। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हियर वी हैव द वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, अब हम मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो चलिए, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़। सबसे पहले एक ही फैक्टर चेक करना है आपने, साइज़। नो डाउट फैक्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, कॉन्फ़िगरेशन है ना, और भी न्यूक्लियर चार्ज वगैरह वगैरह, तो इनको किसी स्पेशल चीज़ में इन पे ध्यान देना है। नॉर्मली कोई क्वेश्चन करा जाता है तो ये, लेकिन अगर किसी का नॉर्मलस बिहेवियर आता है फिर अदर फैक्टर्स पे फोकस किया करो। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ कॉन्टीन्यूसली क्या करता है, इंक्रीज़। साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी, सो इट विल बिकम लेस नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिख रखा है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। The question is why the electron gain enthalpy of fluorine is unexpectedly lower than chlorine। अब क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ पूछती हूँ, ठीक है, आपने वो बतानी है, फिर आपको क्लियर होने वाला है ये। बेटा मैंने आपसे पूछा कि देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये 3 है आपके पास, ये चारों आपके पास हेलोजन्स हैं। आपको पता है इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, मोर नेगेटिव होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब इनका आपस में कंपैरिजन करना है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी। अब आप सोचोगे मैम फ्लोरीन तो सबसे छोटा है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन का फर्दर बड़ा है, तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज अच्छा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से भी फ्लोरीन का सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है। ठीक है, तो आप किसकी एंथैल्पी सोचोगे, आप सोचोगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, मोर नेगेटिव। लेकिन आपको पता है आपका ये आंसर गलत है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज़्यादा एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर नॉर्मल ऑर्डर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। नाउ व्हाई दिस इज सो, ये थोड़ा बिहेवियर आपके पास डिफरेंट नहीं आ गया। ज़्यादा तो फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन वाई क्लोरीन इज़ शोइंग हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अनएक्सपेक्टेडली, सो व्हाट इज़ द रीज़न। अब रीज़न देखो आप क्या बताओगे। रीज़न आपके पास है बच्चा, आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है ना, और क्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा लार्ज है, दोनों हैलोजन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन देखो, हम कहते हैं जिसका स्मॉल साइज़ है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन आपको पता है फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल नहीं है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट। फ्लोरीन का साइज़ क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट होने से क्या होगा, इसका छोटा साइज़ ही इसकी बेटा प्रॉब्लम है। इसका साइज़ इतना छोटा है कि ऑलरेडी आपको पता है फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, उसके अराउंड इधर उधर ये वो करके 9 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एडजस्टेड हो रखे होंगे। अब देखो इतना छोटू सा साइज़ है और उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़ा टाइटली कंजस्टेड होंगे। अब जैसे मान लो आपका क्लासरूम है, ऑलरेडी बड़े बच्चे बैठे हुए हैं, कोई डेस्क खाली नहीं है, फुली फिल्ड है आपका क्लासरूम, और ऊपर से 10 बच्चे और आ जाते हैं, आप एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी ना, सेम। तो फ्लोरीन का एक तो साइज़ स्मॉल है, ऊपर से 9 इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली प्रेजेंट है,
इतना पास में है कि उनमें रिपल्शंस ऑलरेडी बड़ी हो रही होंगी, ऊपर से हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं गेन करवाने के लिए। तो फ्लोरीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये करेंगे रिपेल। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर नहीं कर पाता है और उसको रिपल्शन मिलती है। दैट्स वाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी लेस नेगेटिव आएगी। क्लियर। लेकिन क्लोरीन के केस में आपको पता है ज़्यादा इसका साइज़ बहुत बड़ा भी नहीं है कि दिक्कत आए और बहुत छोटा भी नहीं है कि दिक्कत आए, तो एक नॉर्मल साइज़ है जिसके कारण, और है भी हैलोजन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन। होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर एंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो जी मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हियर वी हैव ओके, अगेन द टर्म इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मतलब है इसका, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? सक्सेसिव मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लिया, अब सपोज आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करवाने हैं, तो जितनी भी एंथैल्पीज़ रिक्वायर्ड होंगी या रिलीज़ होंगी उनको आप क्या बोलते हो, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाली ज़्यादा होती है या फर्स्ट वाली। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, +1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। अब ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, काफ़ी ज़्यादा आएगी। और आपको पता है किस में आएगी, ये आएगी नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही आएगी, ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब मान लो इसी ऑक्सीजन में मैंने क्या करना है, इसी ऑक्सीजन में मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यही जो आपका ऑक्सीजन है ये दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आपको पता है पहले जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव। अब ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रही हूँ, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, 2 नेगेटिव। अब बात ये है कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा, ऑलरेडी कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, नेगेटिव, ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली गेन नहीं होता। तो दैट्स वाई आपने याद रखना है कि किसी की भी अगर आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो वो तो नेगेटिव ही आएगी एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है, क्योंकि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो दूसरा गेन करने लगता है तो उसी नेगेटिव चार्ज के कारण रिपल्शन होती है और वो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन नहीं कर पाता और अपने आप आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन इज वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ पॉजिटिव वाइल फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितनी भी आपकी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे नाइट्रोजन की हो, चाहे किसी की भी हो। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए कर जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता है, ऑक्सीजन 2 गेन कर जाता है, बट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना इट विल ऑलवेज बी डिफ़िकल्ट। होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट? So this was our last slide. Topic is complete. Now in the next video we will discuss about certain other periodic properties. ठीक है जी, thank you, bye bye.